हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पाई स्टडी सर्कल। और प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा चैनल है इस पर आपको एनआईओएस से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो सब आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। ठीक है, तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, साथ में आज मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो ये है कि आज के इस क्लास के साथ में ही हम एनआईओएस क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, कोड क्या है इसका, कोड में एक बार यहाँ लिख देता हूँ। कोड है आपका 317। ठीक है, 317 आपका कोड है। और यहाँ पर हम अपना चैप्टर नंबर 1 करने जा रहे हैं, राजनीति विज्ञान का अर्थ एवं क्षेत्र। देखिए, पॉलिटिकल साइंस जो है वो बहुत सारे बच्चों को बहुत बोरिंग लगता है, कहते हैं कि इसमें ऐसा ऐसा कंटेंट है कि जो हमें समझ में नहीं आता है। तो जिन बच्चों को भी पॉलिटिकल साइंस एक बोरिंग सब्जेक्ट के रूप में दिखाई देता है वो हमारी वीडियो के साथ में जुड़ें। खासकर वह बच्चे तो जुड़ ही सकते हैं जिनका पेपर है 2 महीने या 4 महीने के बाद में, लेकिन वो बच्चे जो किसी पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं या कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए, वो भी यहाँ से अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर सकते हैं। तो केवल ये कहना कि ये एनआईओएस के बच्चों के लिए ही है केवल, या केवल परीक्षा को ध्यान में रखकर ही बनाया गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। परीक्षा देने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए तो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि वो अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहता है तो वह भी इस वीडियो को देख सकते हैं। इससे उनको बहुत सारी जानकारियां जो नई नई हैं वो उनको मिलेंगी। ठीक है, तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है राजनीति का अर्थ। तो राजनीति का अर्थ क्या है, यहाँ पर राजनीति का अर्थ समझने की हम कोशिश करेंगे। राजनीति नामक जो ये शब्द है, यहाँ पर कई बार पूछा जाता है, शब्द की उत्पत्ति के बारे में क्वेश्चन आता है कि शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो राजनीति नामक शब्द की जो उत्पत्ति है वो यूनानी भाषा के पॉलिस शब्द से हुई है। प्राचीन यूनान एक देश है बेटा जिसका नाम था यूनान, जिसको आज हम ग्रीस कहते हैं, लेकिन पहले उसको यूनान कहा जाता था। और जो यूनान है उसके अंदर यूनानी भाषा बोली जाती थी। और विश्व के अंदर सबसे पहले जो राजनीति नामक शब्द का उपयोग हुआ वो यहीं पर प्राचीन यूनान के अंदर ही हुआ। लेकिन क्या हुआ करता था कि प्राचीन यूनान के अंदर छोटे छोटे नगर और राज्य हुआ करते थे। अब ये जो छोटे छोटे नगर राज्य हुआ करते थे इनके लिए ही पॉलिस नामक शब्द का प्रयोग किया जाता था, उपयोग किया जाता था। अब ये जो पॉलिस है, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर जो पॉलिस है, इसी पॉलिस से क्या बना है, इसी पॉलिस से आपका पॉलिटिक्स नामक शब्द निकल कर आया है। ठीक है, इसी शब्द से पॉलिटिक्स शब्द बना है। पॉलिस से क्या बन गया, पॉलिटिक्स बन गया। तो यहां पर आपको समझना है कि शब्द की उत्पत्ति कहां और किस तरीके से हुई है। शब्द है हमारा पॉलिस, कौन सी भाषा का शब्द है, यूनानी भाषा का शब्द है। किसके लिए उपयोग किया जाता था, प्राचीन यूनान में जो छोटे छोटे नगर राज्य होते थे उनके लिए पॉलिस नामक शब्द का उपयोग या प्रयोग किया जाता था। तो यहां पर आपको केवल इस शब्द की उत्पत्ति के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। अब यहां पर थोड़ा सा लिखा हुआ है अरस्तु या एरिस्टोटल, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, जो अरस्तु थे वो कौन थे, ये एक प्राचीन राजनीतिक चिंतक और विचारक थे। और इनका जो जन्म हुआ था वह प्राचीन यूनान के अंदर ही हुआ था। इनके गुरु कौन थे, प्लेटो इनके गुरु हुआ करते थे। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इनको पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान के पिता के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने बहुत सारे जो संविधान थे विश्व के, बहुत सारे संविधानों का इन्होंने अध्ययन किया था। अपने समय के एक बहुत ही महान विचारक और चिंतक के रूप में अरस्तु को या एरिस्टोटल को जाना जाता है। ये एक ही नाम है बेटा, अरस्तु या एरिस्टोटल। ठीक है, और इसीलिए क्योंकि राजनीति विज्ञान के अंदर इनका योगदान बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, जिसके कारण से इनको राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, क्रांति का सिद्धांत। इनके द्वारा एक प्रसिद्ध सिद्धांत दिया गया था, क्रांति का सिद्धांत। इन्होंने बताया था कि क्रांति क्यों होती है, किन कारणों से होती है, और इसी क्रांति के सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में इनका योगदान राजनीति विज्ञान में बहुत बड़ा रहा है, जिसके कारण से आप देखेंगे कि इनको राजनीति विज्ञान के पिता की संज्ञा दे दी गई, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस इनको कहा गया। इन्होंने एक प्रसिद्ध ग्रंथ या एक पुस्तक की भी रचना की थी, और इनके ग्रंथ का जो नाम था, उसका जो टाइटल या शीर्षक था वह था पॉलिटिक्स। हिंदी में हम उसको क्या कह रहे हैं, हिंदी में उसको राजनीति कहा जा रहा है। तो इनकी किताब का यदि नाम पूछे कि इन्होंने कौन सी प्रसिद्ध किताबें, तो और भी बहुत सारी लिखी, लेकिन इन्होंने जो सबसे प्रसिद्ध कृति इनकी मानी जाती है, रचना मानी जाती है, इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, उसका टाइटल है पॉलिटिक्स, जिसे राजनीति कहा जाता है। राजनीति विज्ञान के पिता अरस्तु, इनको एरिस्टोटल भी कहते हैं। इनके गुरु का नाम प्लेटो। इनका जन्म कहां पर हुआ था, प्राचीन यूनान में हुआ था। और महत्वपूर्ण सिद्धांत इन्होंने दिया था, क्रांति का सिद्धांत। और इसी कारण से इनको राजनीति विज्ञान में एक बहुत ही एक बड़ा और ऊंचा स्थान इनको दिया गया है।
राजनीति का अर्थ कई बार समझने की कोशिश की जाती है। राजनीति को देखिए इतना बड़ा क्षेत्र है कि 2 या 4 शब्दों में उसको केवल आप डिफाइन या परिभाषित नहीं कर सकते। एक बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है राजनीति विज्ञान का क्षेत्र, जो अपने अंदर बहुत सारी चीजों को समेटे हुए है। तो केवल ये कह देना कि राजनीति की परिभाषा यही हो सकती है या राजनीति का अर्थ केवल ये हो सकता है, तो ऐसा नहीं है। भिन्न भिन्न विद्वानों ने अपनी अपनी समझ, अपने अपने चिंतन, अपने अपने दर्शन, अपने अपने अध्ययन के आधार पर राजनीति नामक शब्द को परिभाषित करने का प्रयास किया है। लेकिन हम यहाँ पर इसका अर्थ जब जानने की कोशिश करेंगे तो देखिए राजनीति का जो सीधा सीधा अर्थ आता है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, वो आप देखेंगे सत्ता प्राप्ति के लिए किया गया संघर्ष। देखिए प्रत्येक व्यक्ति समाज में शक्तिशाली बनना चाहता है और उसी प्रकार से आप देखोगे कि एक देश भी शक्तिशाली बनना चाहता है। तो जब एक व्यक्ति शक्तिशाली बनना चाहता है तो वो समाज में क्या करेगा, राजनीति वहां जन्म लेगी। और जब एक देश दूसरे देश के समक्ष अपने आप को शक्तिशाली बनाएगा, शक्तिशाली देश के रूप में प्रस्तुत करेगा, तो वहां भी आपको संघर्ष की स्थिति दिखाई देगी। ठीक है, क्योंकि देखिए बेटा शक्तिशाली बनना प्रत्येक व्यक्ति चाहता है, प्रत्येक देश चाहता है, प्रत्येक मुल्क चाहता है। और शक्ति या सत्ता, यहाँ पर सत्ता लिखा है, लेकिन सत्ता का मतलब अगर आप देखेंगे तो सत्ता का मतलब भी क्या है, सत्ता का मतलब शक्ति, और इसको हमने क्या कहा, इसको हमने कहा पावर। ठीक है, देखिए प्रत्येक व्यक्ति पावरफुल होना चाहता है, प्रत्येक देश एक शक्तिशाली देश के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहता है, अपने हितों की पूर्ति चाहता है, दूसरे देशों से आगे निकलना चाहता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इसी सत्ता या शक्ति की जो लालसा है ये किसको जन्म देती है, ये अनेकों बार संघर्ष को जन्म देती है, और इसी संघर्ष को राजनीति कहा गया है। यानी सत्ता प्राप्त करने के लिए जब संघर्ष होता है तो उसका कनेक्शन किससे बताया गया, राजनीति से बताया गया। राजनीति का अर्थ इससे स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। तो यहाँ पर जो चीजें आपको बताई गई हैं इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं, आपके प्रॉपर नोट्स भी तैयार होते चले जाएंगे, पेपर के लिए आपके काम आएंगे। आगे बढ़ते हैं अब हम। जब 2 या 2 से अधिक लोग बिना किसी मतभेद के रहते हैं, उनके बीच कोई मतभेद ही नहीं है, तब उनके मध्य राजनीति उत्पन्न नहीं हो सकती है। परंतु जब वही लोग मतभेदों के साथ रहते हैं, ठीक है, साथ करिएगा आप इसको, जब वही लोग मतभेदों के साथ रहते हैं, मतभेदों के बिना नहीं, मतभेदों के साथ रहते हैं, तब उनके मध्य राजनीति का जन्म होता है। तो यानी आप यहां पर देखेंगे कि जो मतभेद होते हैं 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में, विचारों में जो असमानता पाई जाती है, विचारों में जो अंतर पाया जाता है, जो डिफरेंसेस पाए जाते हैं, अगर वो डिफरेंसेस होंगे तो पॉलिटिक्स वहां पर जन्म लेगी। अन्यथा जब लोगों के बीच में कोई मतभेद नहीं होगा, उनके विचारों में समानता होगी, सब किसी एक ही बात पर क्या हो जाएंगे, एग्री हो जाएंगे, तो भाई फिर उनके बीच में राजनीति क्यों होगी और क्यों हो सकती है। इसीलिए यहां पर लिखा गया है कि जब 2 या 2 से अधिक लोग बिना किसी मतभेद के रहते हैं तब उनके मध्य राजनीति उत्पन्न नहीं होती, परंतु जब वही लोग मतभेदों के साथ रहते हैं तब उनके मध्य राजनीति का जन्म होता है। आइए आगे बढ़ते हैं अब हम। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अनेक राजनीतिक सिद्धांतों, यहां समझने की बात है भाई, राजनीतिक सिद्धांतों, राजनीतिक व्यवहारों, राजनीतिक मूल्यों और आदर्शों का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान में कई बार पूछा जाता है भाई किस किस का अध्ययन किया जाता है, राजनीति विज्ञान हमें क्यों पढ़ना चाहिए, राजनीति विज्ञान का महत्व क्या है। तो हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन इसलिए करना चाहिए क्योंकि इससे राजनीतिक सिद्धांत हमें पता चलते हैं, व्यवहार, मूल्य और आदर्शों का ज्ञान होता है। इसके अलावा राजनीति विज्ञान क्या करता है भाई, राजनीति विज्ञान आदर्श नागरिकों का निर्माण करता है। एक देश के अंदर आदर्श नागरिकों के निर्माण में राजनीति विज्ञान नामक विषय का बहुत ही उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि जो भी व्यक्ति राजनीति विज्ञान का अध्ययन करेगा तो भाई उसको ये भी तो पता चलेंगे कि हमारे अधिकार क्या हैं, उन अधिकारों को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा साथ साथ उनको ये भी तो पता चलेगा कि हमारी ड्यूटीज या हमारे कर्तव्य क्या हैं और उन कर्तव्यों को हमें पूरा करना चाहिए। तो जब व्यक्ति को अपने अधिकार और कर्तव्यों का सही रूप में बोध होगा और सही प्रकार से उसका इस्तेमाल करेगा तो इससे क्या होगा, इससे आदर्श नागरिकों का निर्माण होगा, इनसे आदर्श नागरिक समाज के अंदर बनेंगे। राजनीति विज्ञान को विज्ञान कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, ठीक है बेटा। राजनीति विज्ञान देखिए आपने कभी सुना भी होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल जो साइंस है, कोई लोग कहते हैं कि भाई इसके साथ में साइंस लगाना ठीक है, बहुत से लोग कहते हैं भाई इसके साथ में साइंस शब्द का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। तो यहां पर हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि जो राजनीति है इसके साथ में विज्ञान शब्द जो ऐड हुआ है इसको इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो क्यों, और नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, इस पर थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। राजनीति विज्ञान को विज्ञान कहना चाहिए या नहीं, इसे लेकर देखिए यहां पर
इसे लेकर भी क्या है, इसे लेकर भी मतभेद हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि राजनीति को विज्ञान कहना उचित है। उचित का मतलब बिल्कुल ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि इसमें विज्ञान की ही तरह क्या किए जाते हैं, विज्ञान की ही तरह इसमें प्रयोग किए जाते हैं, तथा विज्ञान की ही तरह इसमें बहुत सारे, जैसे विज्ञान के कुछ अपने सिद्धांत होते, नियम होते, जैसे गति का नियम है, प्रकाश का नियम है, गुरुत्वाकर्षण का नियम है। जिस तरीके से विज्ञान के अंदर विभिन्न प्रकार के नियम होते हैं, इसी तरीके के आप देखोगे कि कुछ नियम, कुछ सिद्धांत किसके अंदर होते हैं, राजनीति विज्ञान के अंदर भी होते हैं। इसीलिए कुछ विद्वानों का कहना है कि राजनीति को विज्ञान कहना चाहिए, राजनीति विज्ञान कहना सही है, उचित है। जबकि कुछ अन्य ऐसे भी विद्वान हैं जिनका कहना है कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान कहना ठीक नहीं है, उसको उचित नहीं है राजनीति विज्ञान को विज्ञान कहना। क्यों उचित नहीं है? क्योंकि देखिए भाई, जो विज्ञान होता है, जो हमारा विज्ञान होता है, तो विज्ञान के तो जो नियम होते हैं वो क्या होते हैं, विज्ञान के नियम तो स्थिर हैं। अगर कोई एक नियम विज्ञान में बना है, उसका सत्यापन हुआ है, उसका एक्सपेरिमेंट हुआ है, वो सिद्ध हुआ है, तो वो स्थापित हो गया, तो वो नियम तो क्या हो गया, वो तो स्थिर हो गया। लेकिन आप देखो राजनीति विज्ञान में जो नियम है, राजनीति विज्ञान में जो नियम है वह स्थिर नहीं है। राजनीति विज्ञान में परिस्थिति, आवश्यकता, समय के अनुसार जो नियम होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं, उनमें लगातार परिवर्तन आता चला जाता है, वो स्थिर नहीं हो सकते, वह परिवर्तनशील होते हैं। इसीलिए बेटा कुछ विद्वानों ने कहा कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं कहना चाहिए। इसके अलावा देखिए, विज्ञान में प्रयोग करते हैं तो कहा गया राजनीति विज्ञान में भी प्रयोग किए जाते हैं, परंतु विज्ञान में जो प्रयोग किए जाते हैं वह एक लैबोरेटरी के अंदर होते हैं। उनको करना जो होता है वो काफी, मतलब आप देखोगे सरल है, क्योंकि एक ही जगह पर सारी चीजें उपलब्ध है आपको, उसमें आपको एक्सपेरिमेंट करना है प्रयोगशाला में या लैबोरेटरी के अंदर। लेकिन आप देखेंगे कि राजनीति विज्ञान के अंदर प्रयोग तो होंगे, लेकिन प्रयोग क्या है, राजनीति विज्ञान की प्रयोगशाला क्या है, ये समाज, ये सोसाइटी राजनीति विज्ञान की प्रयोगशाला है। और समाज कोई छोटा नहीं है, समाज दिन प्रतिदिन आप देख रहे हैं कि बड़ा होता जा रहा है, समाज लगातार विस्तृत होता जा रहा है, समाज के अंदर लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब इतने जटिल वातावरण के अंदर एक इतने बड़े विशाल समाज के साथ में प्रयोग करना और एक्सपेरिमेंट करना, ये अपने आप में बहुत ही एक जटिल कार्य है। इसीलिए बेटा कहा गया है कि इसमें प्रयोग करना भी सरल नहीं है, जबकि विज्ञान में प्रयोग करना सरल है, परंतु राजनीति विज्ञान में प्रयोग करना इसलिए सरल नहीं है क्योंकि इसकी प्रयोगशाला ही समाज है और समाज बहुत बड़ा है। ठीक है, इसलिए राजनीति विज्ञान को विज्ञान कहना उचित नहीं है। तो दोनों ही बातें आपको समझनी है। कुछ कह रहे हैं कि उचित है, राजनीति विज्ञान को विज्ञान कहना चाहिए, कुछ कह रहे हैं राजनीति विज्ञान को विज्ञान क्यों नहीं कहना चाहिए। आप इसको अपनी कॉपी में जो है वो प्रॉपर नोट्स आप अपने लिख सकते हैं, बना सकते हैं। आपको अच्छे तरीके से बहुत कम शब्दों में प्रॉपर और बहुत बढ़िया नोट्स आपके तैयार हो जाएंगे, पेपर में आपके काम आएंगे। और आगामी जो और भी आपकी परीक्षाएं होंगी, जिस भी गवर्नमेंट जॉब वगैरह के लिए आप एग्जाम के लिए, कोई भी टीचिंग एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, वहां भी आपके लिए ये उपयोगी होगा, क्योंकि NIOS का जो सिलेबस होता है वो अपने आप में काफी अच्छा माना जाता है। ठीक है, इसके आगे देखेंगे भाई, देखिए एक व्यक्ति हैं, राजनीति विज्ञान में बहुत सारे विद्वान हैं और बहुत सारे चिंतक हैं, उन्होंने अपने अपने कुछ विचार दिए हैं। और एक आप देखेंगे कि यहाँ पर और सब्जेक्टों में भी देखने के लिए ऐसा पड़ता है दिखाई, जैसे कि इतिहास भी होता है, समाजशास्त्र भी है, इसी तरीके से राजनीति विज्ञान भी है। यहाँ पर जो एक विचार एक विद्वान ने दिया है उसका खंडन दूसरे विद्वान ने किया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम यही समझने की कोशिश करेंगे। देखिए एक व्यक्ति जिनका नाम है बकल, ठीक है, एक राजनीतिक चिंतक विद्वान है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा राजनीति विज्ञान एक पिछड़ी हुई कला है। इन्होंने राजनीति विज्ञान को ज्यादा महत्व नहीं दिया, उन्होंने राजनीति विज्ञान को एक पिछड़ी हुई कला बता दिया है। ठीक है, जबकि राजनीति विज्ञान के विषय में जो इसके पिता हैं अरस्तु साहब, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये जितने भी आपके विज्ञान हैं, जितने भी आपके साइंस हैं, जितने भी विज्ञान हैं, उन सभी विज्ञानों के अंदर सबसे श्रेष्ठ विज्ञान राजनीति विज्ञान है। तो देखिए, जहां एक तरफ बकल ने इसको एक पिछड़ी हुई कला माना है, उन्होंने इसको कम महत्वपूर्ण माना है, महत्वहीन समझा है, एक पिछड़ी हुई कला के रूप में इसको व्याख्या दी है। वही राजनीति विज्ञान के विषय में जो इसके फादर कहलाते हैं अरस्तु जी, एरिस्टोटल, उन्होंने तो ये कह दिया कि जितने भी समस्त विज्ञान हैं उन सभी विज्ञानों के अंदर सबसे श्रेष्ठ विज्ञान राजनीति विज्ञान। राजनीति का विभिन्न क्षेत्रों के साथ में रिलेशन बड़ा आप देख लेंगे कि राजनीति का विभिन्न क्षेत्रों के साथ में रिलेशन भी स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। तो यहां देखिए एक व्यक्ति है, एक विद्वान है जिनका नाम है गैटल साहब।
ठीक है। गेटल ने कहा कि राजनीति राज्य से शुरू होती है और राज्य पर ही क्या होती है, राज्य पर ही समाप्त होती है, ऐसा कहा गया गेटल साहब ने। यानी कि उन्होंने पूरा का पूरा जो फोकस है राजनीति का वो किसके ऊपर किया है, राज्य के ऊपर किया है। अब उन्होंने जो किया है राजनीति के ऊपर फोकस, राजनीति का राज्य के ऊपर फोकस, वो क्यों किया है, वो इसलिए क्या है कि भाई वो तो देखो क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि शब्द था भाई देखिए पॉलिस, और पॉलिस शब्द का प्रयोग प्राचीन यूनान में किसके लिए किया जाता था, प्राचीन यूनान में इसका प्रयोग जो आपके छोटे छोटे क्या हुआ करते थे भाई, जो नगर और राज्य हुआ करते थे, ठीक है, उनके लिए इसका प्रयोग किया जाता था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए गेटल ने राजनीति का संबंध राज्य से बताया, उन्होंने राजनीति को राज्य के साथ में जोड़ा और कहा कि राजनीति राज्य से शुरू होती है एवं राज्य पर ही समाप्त होती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं, गेटल जी के द्वारा कहे गए हैं। वहीं दूसरी ओर अन्य राजनीतिक चिंतक है जिनका नाम है सिले। सिले ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि देखिए जिस प्रकार से राजनीति का संबंध बताने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अर्थशास्त्र का संबंध जिस तरीके से किसके साथ है, धन के साथ है। अर्थशास्त्र में हम धन का सारा कुछ पढ़ते हैं, ठीक है, तो धन का शास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र है। और जिस तरीके से आप देखेंगे कि प्राणी विज्ञान का रिलेशन किसके साथ है, प्राणियों के साथ, अर्थशास्त्र का संबंध धन के साथ, वही प्राणी विज्ञान का संबंध प्राणियों के साथ है, उसी प्रकार राजनीति विज्ञान का संबंध सरकार से है। ये किसने कहा है, सिले ने कहा है। तो देखिए एक तरफ जहां एक विद्वान गेटल साहब राजनीति का संबंध राज्य से बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे कि दूसरी तरफ हमारे जो सिले साहब हैं उन्होंने राजनीति का संबंध किससे बताया, सरकार से बताया। अब एक तीसरी व्यक्ति और हैं जिनका नाम है लॉसवेल। लॉसवेल ने कहा कि आधुनिक परिप्रेक्ष्य में, आज के परिप्रेक्ष्य में राजनीति का संबंध किससे है, राजनीति का संबंध शक्ति से है। क्योंकि क्या बताया गया कि राजनीति का अर्थ है सत्ता या शक्ति को प्राप्त करने का संघर्ष। तो इसीलिए लॉसवेल ने कह दिया कि राजनीति का रिलेशन किसके साथ में है, पावर या शक्ति के साथ में। तो ये सारी चीजें आप देखेंगे यहाँ पर गेटल ने क्या कहा, सिले जी ने क्या कहा और लॉसवेल ने क्या कहा। गेटल ने रिलेशन बताया राज्य के साथ, सिले ने बताया सरकार के साथ और लॉसवेल ने बताया शक्ति के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब यहां देखिए स्वतंत्रता नामक, इसी में एक कॉन्सेप्ट है हमारा स्वतंत्रता। स्वतंत्रता नामक शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा, यहां आप देख रहे हैं लैटिन भाषा के लीबर से हुई है। मैं पेन एक बार इसका चेंज कर लेता हूं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। स्वतंत्रता नामक शब्द की उत्पत्ति के बारे में कहा गया है कि यहां पर एक लैटिन भाषा का शब्द था जिसका नाम था लीबर। लीबर नाम है बेटा, और लीबर शब्द का क्या अर्थ होता है, लीबर शब्द का अर्थ होता है बंधनों का ना होना। जब व्यक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र हो, जो वह सोचता है वो वह कर भी सकता है। जब इस तरीके का एटमॉस्फेयर होता है, जब इस तरीके का वातावरण होता है, व्यक्ति के ऊपर कोई अंकुश नहीं होता, व्यक्ति के ऊपर कोई बंधन नहीं होता, कोई बैरियर्स नहीं होते, कोई रोक टोक नहीं होती, वो स्वतंत्रता पूर्वक स्वच्छंद तरीके से व्यवहार कर सकता है, तो तब उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम स्वतंत्रता कहते हैं। तो यहां पर आपको यही समझना है बेटा कि स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। स्वतंत्रता का मतलब है बंधनों का ना होना, जिसमें किसी तरीके का कोई बंधन ना हो। लीबर से ही एक शब्द बना बेटा बाद में लिबर्टी। पहले शब्द था लीबर, लीबर कौन सी भाषा का शब्द था, लैटिन। ठीक है, लीबर से क्या बन गया बच्चे, लीबर से बन गया लिबर्टी। और लिबर्टी को हमने क्या कहा, लिबर्टी को हमने हिंदी में कहा भाई स्वतंत्रता। तो यहां पर शब्द की उत्पत्ति के विषय में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब यहां बात करते हैं हम स्वतंत्रता के प्रकार की, यानी कि टाइप्स ऑफ फ्रीडम। तो देखिए स्वतंत्रता के अनेकों प्रकार हैं, उनमें से जो प्रमुख तरीके के जो प्रकार हैं या जो रूप हैं स्वतंत्रता के, उनका उल्लेख मैंने किया है। तो यहां पर एक तो आपकी इकोनॉमिक जो लिबर्टी है, इसके बारे में बताया गया। आर्थिक स्वतंत्रता, जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छानुसार अपनी जीवन यापन करने के तरीकों को अपना सकता है। ये जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति जिस जाति में उसका जन्म हुआ हो वो वही काम करेगा। अपनी इच्छा, योग्यता, आवश्यकता अनुसार, अपनी रुचि अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यवसाय या प्रोफेशन को अपना सकता है। ये आर्थिक स्वतंत्रता कहती है। राजनीतिक स्वतंत्रता कहती है कि किसी भी व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार, कोई राजनीतिक दल को बनाने का अधिकार, इसके अलावा आपके चुनाव लड़ने का अधिकार,
कोई भी सरकारी या सार्वजनिक पद को प्राप्त करने का अधिकार, ये सब राजनीतिक स्वतंत्रता में आएगा। ठीक है, ये सब राजनीतिक स्वतंत्रता की बातें हैं। किसी भी व्यक्ति को वोट डालने की स्वतंत्रता है, चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता है, कोई भी राजनीतिक दल वो बना सकता है, इसकी भी स्वतंत्रता है, और कोई भी सार्वजनिक वह पद प्राप्त कर सकता है, इसका वह अधिकारी है, इसकी उसको स्वतंत्रता प्राप्त है। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या है, पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी यह है कि देखिए कोई व्यक्ति अपने जीवन में क्या कर रहा है। व्यक्तिगत का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करे और उसका प्रभाव उसी पर पड़े, ठीक है, तो उसको व्यक्तिगत शब्द उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, पर्सनल शब्द यूज किया जाता है। कौन व्यक्ति खाना क्या खाएगा, वो नॉन वेज खाएगा कि वेज खाएगा, ठीक है बेटा, या फिर वो इटालियन खाएगा या मंचूरियन खाएगा या क्या खाएगा, वो अपना उसका खुद का एक क्या है, वो अपना खुद का एक व्यक्तिगत निर्णय है। वो क्या किससे विवाह करेगा, वो कौन सा वस्त्र पहनेगा, उस कौन से रंग का कपड़ा उसको पसंद है, ये जो सारी तमाम बातें हैं, ये सारी बातें व्यक्तिगत स्वतंत्रता में आएंगी। ठीक है, इसको हम पर्सनल लिबर्टी कहेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वतंत्रता बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। राष्ट्रीय स्वतंत्रता, जब कोई एक देश क्या होता है, किसी अन्य देश का गुलाम होता है, तो ऐसी स्थिति में वह देश कभी भी स्वतंत्र रूप से व्यवहार नहीं करता, उस समय उसको स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती। आप इसको भारत के संदर्भ में समझ सकते हैं। जैसे भारत एक समय में ब्रिटिश का क्या था बेटा, ब्रिटिश के अधीन रहा, गुलाम रहा, तो ऐसे समय में भारत राष्ट्रीय रूप से स्वतंत्र नहीं था, ना अपने निर्णय अपने आप कर सकता था। लेकिन 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत को क्या प्राप्त हो गई, भारत को राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त हो गई, भारत को नेशनल फ्रीडम प्राप्त हो गई। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब भारत अपने निर्णय अपने आप कर सकता था, वो किसी का गुलाम नहीं रहा। तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता का संबंध किसी व्यक्ति के साथ ना होकर किसी राज्य या देश के साथ में है। प्राकृतिक स्वतंत्रता, देखिए प्राकृतिक स्वतंत्रता में ये कहा जाता है कि ये जो व्यक्ति है ये तो स्वतंत्र रूप से ही इस पृथ्वी पर इसने जन्म लिया है, और जन्म लेने के बाद में समाज के अंदर बहुत सारी ऐसी बेड़ियां हैं जो व्यक्ति के पैरों में डाल दी गई। आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। ठीक है, जो प्राकृतिक स्वतंत्रता के पक्षधर हैं उनका ये कहना है, उनका ऐसा मानना है कि प्रकृति में व्यक्ति स्वच्छंद और स्वतंत्र रूप से उत्पन्न हुआ है, समाज ने उसके ऊपर बहुत सारी बाउंडेशंस लगा दी हैं। इसीलिए प्राकृतिक स्वतंत्रता के पक्षधर ये मानते हैं कि व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता उसकी छीननी नहीं चाहिए और उसके ऊपर कोई बंधन होना नहीं चाहिए। ये बातें इसमें कही गई हैं। जे.एस. मिल जी के बारे में पढ़ लेते। देखिए जे.एस. मिल ने क्या कहा है, जे.एस. मिल ने स्वतंत्रता के बारे में विचार दिए हैं। अनेक ऐसा महत्वपूर्ण उनके विचार माने गए हैं राजनीतिक क्षेत्र के अंदर। जे.एस. मिल जी एक प्रसिद्ध राजनीतिक चिंतक थे। इनके पिता भी एक राजनीतिक चिंतक थे जिनका नाम जेम्स मिल हुआ करता था, और इनका जो पूरा नाम था जे.एस. मिल का वो था जॉन स्टुअर्ट मिल। इनका जन्म बेटा कहाँ हुआ था, इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था, और ये इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, उसके मेंबर भी रह चुके हैं। इन्होंने स्वतंत्रता पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक किताब भी लिखी थी, और इनकी किताब का जो टाइटल था वो था ऑन लिबर्टी। तो यहाँ पर ऑन लिबर्टी आपको याद रखना है, इन्हीं के द्वारा रचित एक ग्रंथ है, एक मौलिक ग्रंथ राजनीति विज्ञान का माना जाता है ऑन लिबर्टी को, स्वतंत्रता के विषय में। अब देखिए स्वतंत्रता के बारे में अगर आप देखेंगे तो दो प्रकार की प्रमुख स्वतंत्रताओं के बारे में जिक्र किया गया है। एक कहा गया है नकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता कहती है कि व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का बंधन होना ही नहीं चाहिए। व्यक्ति स्वतंत्र है, स्वतंत्र रहना चाहिए, अपनी इच्छा अनुसार वो व्यवहार करेगा, उसके ऊपर कोई रोक टोक ना हो। ठीक है, यानी कि मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, ये वाला कॉन्सेप्ट आप समझ लो। ठीक है जी, तो यहां पर किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होगा। जबकि जो सकारात्मक स्वतंत्रता है वो क्या कहती है, वो कहती है स्वतंत्रता तो हो, लेकिन साथ साथ कुछ ना कुछ क्या हो, लिमिटेशंस भी हो, कुछ ना कुछ बाउंडेशंस भी हो, कुछ ना कुछ बैरियर्स भी हो, कुछ ना कुछ बंधन भी हो, कुछ ना कुछ बाधाएं भी हो। क्यों हो? क्योंकि अगर व्यक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र होगा कुछ भी करने के लिए, तो क्या होगा, वह अपनी स्वतंत्रता का भरपूर प्रयोग करेगा, परंतु दूसरे की स्वतंत्रता में भी क्या देगा, दखल देगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सब लोग अपनी अपनी प्रयोग करें, अपनी मर्यादा में रहकर प्रयोग करें। इसीलिए स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन किसके साथ होनी चाहिए, बंधनों के साथ होनी चाहिए। ठीक है, ये उन्होंने कहा है। तो ये मैंने आपको जो है तो यहां पर मैंने कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपको कराई हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको अच्छे से यहां पर चीजें समझ में आई होंगी।
बाकी आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।